फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, यानी ज्यामितीय समअभिवियों के भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से लिखते हैं, इसे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब ये एक सदिश राशि होती है। क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसके लिए डायरेक्शन जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री में हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। जनरली जिस एटम पर पॉजिटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कम विद्युतीयता वाला होता है, और जिस पर नेगेटिव होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी अधिक विद्युतीयता वाला होता है। यानी आप डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के लिए ऐसा कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, या कहें लेस ईएन वाले एटम से मोर ईएन वाले एटम की तरफ होगा। ठीक, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा ही सिंपल सा, कि मान लो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, अब कार्बन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युतीयता ज़्यादा है, तो आप कहेंगे क्लोरीन की, यानी क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कार्बन जो है कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक, जनरली हमें मालूम है कि जिस एटम की विद्युतीयता ज़्यादा होती है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन परमानेंटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं इसलिए कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस बॉन्ड की पोलरिटी को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें मालूम है कि कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव है और Cl पर पार्शियली नेगेटिव है। तो इस बॉन्ड के लिए जब हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, या कहते हैं लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ होगा। पॉजिटिव कौन है कार्बन, नेगेटिव कौन है Cl, तो डायरेक्शन क्या आएगा म्यू का ये आएगा। या फिर लेस ईएन वाला कौन है कार्बन, मोर ईएन वाला कौन है Cl, तो भी डायरेक्शन क्या आएगा यही आएगा। यानी इस बॉन्ड का डायरेक्शन कार्बन से Cl की तरफ होगा। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में आप एक चीज़ और याद रखेंगे, वो क्या कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज होता है। जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जब sp2 होता है थोड़ी कम होती है, और जब sp3 होता है तो और कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाला कार्बन होगा sp हाइब्रिड, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने वाला कार्बन होगा sp3 हाइब्रिड। इसका इस्तेमाल भी हम लोग डायरेक्शन में कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मुझे इस बॉन्ड के अलोंग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखता हूँ। 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब चारों के चारों क्या है सिग्मा। जब भी कार्बन 4 सिग्मा बनाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। इसका अगर मैं देखूं तो एक सिग्मा तो ये रहा, दूसरा सिग्मा, तीसरा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो ये कार्बन 3 सिग्मा 1 2 3 और एक पाई बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक, जिस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मोर En होगा। क्यों, सामने कौन है sp3, तो sp3 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और sp2 वाले की ज़्यादा, इसलिए sp3 वाला जो है वो लेस En वाला होगा। तो बताओ मुझे डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है लेस En से मोर En की तरफ, यानी लेस से मोर की तरफ। यानी इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन की तरफ आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो कई बार आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके कर सकते हैं। कई बार अगर आपको चार्ज का आइडिया है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर देना, चार्ज का आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया है तो लेस से मोर की तरफ इसका डायरेक्शन कर देना। ठीक है, तो हम डाइपोल मोमेंट के लिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूट टू इन का। किसका लेते हैं, ब्यूट टू इन का। आप इसे
टू ब्यूटीन भी कह सकते हैं, बट इसकी स्ट्रक्चर दिमाग में हो तो अच्छा है। ब्यूट का मतलब कार्बन होंगे 4, टू इन का मतलब नंबर 2 पोजीशन पर क्या होगा डबल बॉन्ड, ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3 और ये 4, 2 पर क्या होगा डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन जोड़ करके वैलेंसी सेटिस्फाइड करें तो ये आपका है 2 ब्यूटीन, है कि नहीं है। अब देखो 2 ब्यूटीन के 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2 से मतलब एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस। सबसे पहले आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बना दिया करें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा। इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप देखो H और CH3, तो एक तरफ H जोड़ दो और एक तरफ क्या जोड़ दो CH3, सही है। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप देखो H और CH3, तो इस वाले कार्बन पे एक तरफ H जोड़ दो और एक तरफ CH3, सही है कि नहीं है। अब बताओ ये सिस है या ट्रांस है, तो सेम ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब ये क्या है सिस है, सही है। दूसरी फॉर्म लिखोगे तो ट्रांस करोगे, और ट्रांस में क्या करोगे सेम ग्रुप को अपोजिट कर देना, H इधर है तो दूसरे कार्बन का H इधर कर देना, अपोजिट हो गए, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा CH3, ये हो गया आपका ट्रांस। मुझे कंपेयर करना है कि सिस और ट्रांस में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, बस इतना सा कंपेयर हमको करना है। एक बात याद रखना कि डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करते समय हम CH बॉन्ड की पोलरिटी को अकाउंट में नहीं लेते हैं। पहली बात तो ये है कि CH बॉन्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इसलिए इसकी पोलरिटी को डिस्कशन में नहीं लेते हैं। अगर इसकी पोलरिटी को हम लोग कंसीडर भी करते हैं ना, तो भी जो नेट रिजल्ट आता है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रिजल्ट पर कोई फर्क ही नहीं आएगा तो फिर हम इसको डिस्कशन नहीं करते, इसको कंसीडर नहीं करते और मानते हैं कि ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक। हमें डिस्कशन करना है इस वाले बॉन्ड के लिए और इस वाले बॉन्ड के लिए, और डिस्कशन भी क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन का आइडिया लेना है। अगर डायरेक्शन सेम साइड है तो डाइपोल मोमेंट बढ़ा देना है, डायरेक्शन अपोजिट है तो डाइपोल मोमेंट को कम कर देना है, क्लियर। तो देखो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा, ये डबल बॉन्डेड है तो ये sp2 होगा। अब मुझे बताओ sp3 वाला तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp2 वाला कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लेस से मोर की तरफ, यानी CH3 से C की तरफ, ये डायरेक्शन होगा। सेम हियर वही कंडीशन यहाँ होगी, ये sp3 है, ये sp2 है कि नहीं है। ये कैसा है, लेस En वाला है, और ये कैसा है, मोर En वाला है। तो डायरेक्शन क्या होगा, लेस से मोर की तरफ, मतलब इस तरफ होगा कि नहीं होगा। ये कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म में आप देखो कि दोनों बॉन्डों के अलोंग डायरेक्शन सेम साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब डायरेक्शन सेम साइड में चला जाए ऐसे, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़ जाया करता है, ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर ये अपोजिट चला जाएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट घट जाएगा या जीरो हो जाएगा, ठीक। जैसे देखो इसकी बात करो, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। ये कार्बन कैसा है sp3, ये कैसा है sp2, ये लेस वाला होगा और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब इसकी विद्युतीयता ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। डायरेक्शन क्या होता है, CH3 से C की तरफ, कम विद्युतीयता वाले से अधिक विद्युतीयता वाले की तरफ। यहाँ भी वही होगा, ये sp3 है और ये क्या है sp2। किसकी विद्युतीयता ज़्यादा है, sp2 की, कम किसकी है, sp3 की। डायरेक्शन क्या होता है, कम विद्युतीयता वाले से अधिक वाले की तरफ। तो जरा देखो इस बॉन्ड के अलग डायरेक्शन ये है, इस बॉन्ड के अलग डायरेक्शन ये है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट होते हैं तो म्यू घट जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि अगर सेम टाइप के बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड का म्यू दूसरे बॉन्ड के म्यू को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए नेट म्यू जो होगा इस केस में यहाँ होगा 0। कारण समझ गए, ये और ये सेम अमाउंट में है क्योंकि एक जैसे बॉन्ड है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसका इधर है और इसका इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। क्योंकि बॉन्ड एक जैसे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड एक जैसे हैं मगर डायरेक्शन दोनों का एक ही है, इसलिए कैंसिल आउट होने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि दोनों कहाँ एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ऐड होगा और ऐड होगा तो म्यू की वैल्यू कम से कम 0 तो नहीं होगी, 0 से तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिस का म्यू ज़्यादा आया है या ट्रांस का, तो आप कहेंगे ये तो सिस फॉर्म है और ये कौन सी है, ट्रांस। ट्रांस का तो कितना है, 0, और सिस का कितना है, 0 नहीं है, कुछ बड़ा ही है क्योंकि डायरेक्शन सेम साइड है। इसलिए आप कह सकते हैं कि म्यू सिस जो है इस समय वो ट्रांस से क्या है, ज़्यादा है। बात सही है कि नहीं है, लेकिन इसको आप रटेंगे नहीं
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा और सिस का कम हो जाएगा। बट इन जनरली आप कह सकते हो कि जनरली समपच्छ समावेवी जो होता है उसका डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण विपच्छ समावेवी से थोड़ा ज़्यादा होता है। बट ये जर्नल है, रूल्स नहीं है। ट्रांस का भी ज़्यादा हो सकता है और सिस का कम भी हो सकता है। मैं एक बात और आपको बता दूं, कभी कभी इनका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी किया जाता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप कार्बन कार्बन बॉन्डों को ही शो करते हो और कुछ नहीं शो करेंगे, ठीक। तो ये एक बॉन्ड है, फिर दूसरा बॉन्ड है और फिर तीसरा बॉन्ड है। तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन करूँ इसका इस तरह से, समझ गए। इन दोनों के बीच में डबल है तो ये आ गया डबल। इसको देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही दिखाने हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में करूँ तो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ भी डबल है, डबल है, सही है। अब देखो अगर ग्रुप सेम साइड में देखें, ये सेम साइड है ना, तो ये सिस फॉर्म होगी, और अपोजिट दिख जाए तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब इतना याद रखें कि दो ग्रुप जिनको आप दिखा रहे हो अगर वो ऐसे दिख जाते हैं ऐसे सेम साइड में तो क्या है, सिस है क्या नहीं है। और अगर वो ऐसे दिख जाए ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर एक नीचे और एक ऊपर, तो क्या है, ट्रांस। तो ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस है। तो सेम साइड आ गए ऐसे सिस, अपोजिट चले गए क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो ये तो है सिस, सेम साइड है, और ये है ट्रांस, ठीक है। डायरेक्शन अभी अभी देखा था, डायरेक्शन क्या होता है, इस तरह से, यही ना, CH3 से C की तरफ, CH3 से C की तरफ। नेट डायरेक्शन बढ़ेगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, म्यू बढ़ेगा इसलिए सिस का ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए CH3 से C की तरफ और यहाँ देखिए CH3 से C की तरफ, ऐसे है, CH3 से C की तरफ, CH3 से C की तरफ। अपोजिट है, चूँकि बॉन्ड एक जैसे हैं, अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक। तो याद रखेंगे कि इस केस में म्यू 0 नहीं होगा, जबकि इस केस में म्यू 0 हो जाएगा। 0 क्यों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो नेट म्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, ध्यान रखोगे इस बात को। तो हमने कहा सिस का म्यू ट्रांस से ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी ट्रांस का भी ज़्यादा हो सकता है। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया, प्रोपीन का मतलब कार्बन कितने हैं, 3, एक डबल बॉन्ड होगा, इन लगा है, 1 पर क्या है, Cl, तो 1 पर Cl जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन जोड़ो, इधर कितने, 3, इधर 1 और इधर कितना, 1 होगा, ठीक है। अब ये Gi शो करेगा, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यहाँ जुड़े हुए ग्रुप दोनों कैसे हैं, अलग अलग। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में अलग होने चाहिए, अलग है CH3 और H, ठीक है। इसका मतलब ये Gi शो करता है। अगर ये Gi शो करता है तो इसकी दो फॉर्म होंगी, एक सिस होगी और दूसरी क्या होगी, ट्रांस। आप सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बना दिया। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा, H और Cl, तो एक तरफ H जोड़ दें और एक तरफ Cl जोड़ दें। अगर सिस लिख रहे हो तो सेम ग्रुप सेम साइड रखना है, यानी नीचे वाले कार्बन के H को भी इधर रखना है। तो नीचे वाले कार्बन पे कौन है, यानी इस कार्बन पे कौन है, H और CH3, तो H को इधर रखो और इधर रखो CH3, सेम ग्रुप सेम साइड है, कौन सी फॉर्म होगी, बोलो, सिस। ट्रांस बनानी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखो, H इधर रखो, Cl इधर रखो, सेम ग्रुप अपोजिट कर देना, मतलब H और H अपोजिट कर देना। ये H इधर है तो इसका इधर ले आना, अपोजिट चले गए, ट्रांस हो जाएगी, सही है। अब जरा ध्यान दें, अब अगेन आपको डायरेक्शन देखना है, इनको तो कंसीडर करना मत CH बॉन्ड को, तो क्योंकि CH बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, और अगर इसकी पोलरिटी को थोड़ा बहुत होती भी होगी तो उसको डिस्कशन में लोगे भी तो भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको तो डिस्कस नहीं करो। इधर देखो जरा, Cl और C में से किसकी विद्युतीयता ज़्यादा है, Cl की, तो मोर En किसकी है, Cl की, कार्बन की लेस En, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, लेस से मोर की तरफ होता है, कम विद्युतीय से अधिक की तरफ होता है, मतलब ये डायरेक्शन है यार। यहाँ देखें जरा, ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 है, किसकी विद्युतीयता ज़्यादा होगी, sp2 की, तो मोर En है। इसकी क्या होगी, कम, तो लेस En है। डायरेक्शन क्या होता है, मोर En ये है और लेस En ये है। डायरेक्शन क्या होता है, लेस En से मोर En की तरफ, यानी इस तरफ। जरा देखो, इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शन इधर आ रहा है, इस बॉन्ड के लिए डायरेक्शन इधर आ रहा है, अपोजिट चले गए, ठीक है। अपोजिट जाएंगे तो म्यू बढ़ेगा या घटेगा,
म्यू घटेगा। क्लियर है? क्या म्यू 0 हो जाएगा? तो देखो यहाँ CCl बॉन्ड है और यहाँ CCH3 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड अलग अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के म्यू को कम तो करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, कैंसिल आउट तो करने की कोशिश करेंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड एक जैसे नहीं है। अगर दोनों बॉन्ड एक जैसे होते तो दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट सेम होता, बट दोनों अपोजिट होते तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन अब यहाँ दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। माना अपोजिट है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, बट कंप्लीट कैंसिलाइजेशन नहीं होगा, यानी पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 0 तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये कोई बॉक्स है, इस पर इधर भी फोर्स लगे और इधर भी फोर्स लगे, ठीक, इस पर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन का, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर ऐसा होता कि इस पर इधर से लगता 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगता 8 न्यूटन का फोर्स, तो इस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता या घटता? वैसे तो घटता, वैसे तो देखा 8 और 10 18 न्यूटन लग रहा है, बट एग्जैक्टली इस पर कितना लगता? 2 न्यूटन, सही है कि नहीं है? मगर 0 तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों फोर्स डायरेक्शन तो अलग हैं बट वैल्यू अलग अलग है, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 न्यूटन तो बचेगा ना, जो इस पर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? सेम वही बात यहाँ है कि इन बॉन्डों के डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के क्या है? अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करेंगे बट कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक। लेकिन मैं ये कहूँ बड़ा है या घटा है, तो अपोजिट है, इसलिए डाइपोल मोमेंट में क्या होगी? कमी होगी। जरा यहाँ देखें, Cl मोर En वाला है, ये लेस En वाला है कि नहीं है? डायरेक्शन क्या होता है? लेस से मोर की तरफ, सही है। यहाँ देखो, ये sp3 है, ये sp2 है, sp3 लेस En वाला, sp2 मोर En वाला, डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। तो जरा खुद ही देख करके बताएं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अब तो ऐड होगा, कैंसिल आउट होने वाली बात ही नहीं है, तो म्यू क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ अपोजिट चले गए तो म्यू घटेगा, यहाँ सेम डायरेक्शन में आ गए म्यू बढ़ेगा। मैं आपसे पूछूं म्यू किसका ज़्यादा आया है, सिस का या ट्रांस का? तो नीचे वाला कौन है? ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट है। ऊपर वाला कौन है? सिस, सेम ग्रुप सेम साइड है। किसका ज़्यादा, इसका या इसका? तो नीचे वाले का ज़्यादा है, ऊपर वाले का कम, यानी ट्रांस का ज़्यादा है और सिस का कम। अभी अभी हमने कहा था कि सिस का ज़्यादा था और ट्रांस का कम था, लेकिन वो जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ट्रांस का ज़्यादा होगा और सिस का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये कोई रूल्स नहीं बनाना कि सिस का ज़्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है, नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिस का कम हो जाता है और ट्रांस का क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। आपको तो सिर्फ डायरेक्शन चेक कर लेना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1,2-डाई क्लोरो एथीन। एथीन है मतलब 2 कार्बन है, 1,2 है मतलब एक Cl एक कार्बन पर है और दूसरी Cl दूसरे पर है, बाकी तो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक सिस वाला बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा? ट्रांस। सिस में क्या करना है? सेम ग्रुप सेम साइड रखने हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन बनाओ, इधर Cl कर दो, इधर Cl कर दो, इधर H इधर H, ये सिस हो गया। ट्रांस में क्या करना है? सेम ग्रुप को अपोजिट कर देना है, Cl इधर है, दूसरा Cl इधर, H इधर है, दूसरा H इधर, H के अपोजिट H ट्रांस, H की साइड में H सिस होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम कंसीडर करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखो, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस है, डायरेक्शन क्या था? लेस से मोर की तरफ, मतलब कम विद्युत एटम से अधिक विद्युत एटम की तरफ। सेम ये कार्बन से Cl की तरफ सेम डायरेक्शन में है। म्यू बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये लेस En वाला है, ये मोर En वाला है, डायरेक्शन क्या होगा? लेस से मोर की तरफ। ये मोर वाला है, Cl मोर वाला है और ये लेस वाला है, डायरेक्शन लेस से मोर की तरफ। जरा देखो, एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, ठीक है। नेट म्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, बट घटते घटते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? सेम बॉन्ड है, ठीक है। जितना इसका इधर होगा उतना ही इसका इधर होगा, नेट कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा? 0, सही है। और यहाँ देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में, जितना इसका इधर है उतना ही इसका भी इधर ही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो म्यू जो है यहाँ 0 नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है
किसका ज़्यादा है, सिस वाले का या ट्रांस वाले का, तो आप कहेंगे सिस का ज़्यादा है और ट्रांस का कम है। तो इन जनरल तो ऐसा देखने को मिलता है कि मोस्टली सिस का ज़्यादा रहता है और ट्रांस का कम रहता है, बट कभी कभी ट्रांस का भी ज़्यादा हो जाता है। हमने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। पहला एग्जाम्पल था 2 ब्यूटीन वाला, उसमें क्या रिजल्ट था कि म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, सही है। दूसरा एग्जाम्पल हमने किया 1 क्लोरोप्रोपीन का, और उसका रिजल्ट क्या था, म्यू सिस कम था और म्यू ट्रांस ज़्यादा था, ठीक है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया है 1,2 डाइक्लोरो एथीन, सही है, और इसका क्या रिजल्ट था, म्यू सिस का ज़्यादा है और ट्रांस का जो है कम है। बोलो है कि नहीं है। तो जनरली तो सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है, बट कभी कभी ट्रांस का ज़्यादा हो जाता है और सिस का कम हो जाता है। डिपेंड करता है कि उस पर किस टाइप की ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैसे देखते हैं। क्लियर। डाइपोल मोमेंट के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक की बात कर रहे हैं कि आखिर किसका क्वथनांक कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। शॉर्ट में इसको बीपी भी लिख देते हैं। तो देखो, क्वथनांक के लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको बढ़ते दिखाई दे, क्या हो, बढ़ते दिखाई दे, ठीक, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में भी आपको इंक्रीजमेंट करना है, ठीक। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कब बढ़ते हैं, जब डाइपोल मोमेंट या म्यू बढ़ता होगा। तो जब आपको म्यू बढ़ता दिखाई दे तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसको मैं सिंपली तरीके से ऐसे समझाऊं कि मान लो ये कोई डाइपोल है, ठीक है, और ये दूसरा डाइपोल है, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा। कितना आकर्षण होगा, देखो जितना इसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा उतना ही ये प्लस माइनस अधिक होंगे, जितने ये प्लस माइनस अधिक होंगे उतना ही इनके बीच में आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। कुल मिलाकर अगर यहाँ माइनस बढ़े और यहाँ प्लस बढ़े तो इनके बीच का आकर्षण बढ़ेगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये माइनस और ये प्लस कब बढ़ेगा, जब म्यू बढ़े, क्योंकि म्यू के बढ़ने का मतलब है चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, ठीक। चार्ज सेपरेशन बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव पर पॉजिटिव बढ़ रहा है और नेगेटिव पर नेगेटिव बढ़ रहा है। तो म्यू बढ़ेगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ेगा तो इनके बीच का आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपली इतना ही ध्यान रखेंगे कि अगर म्यू अधिक है तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। यानी आप सीधा सीधा सा एक रिलेशन बना लें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दरअसल म्यू के प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी आइसोमर का आपको म्यू अधिक दिखता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक दिखेगा। क्लियर। वही एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। पहले मुझे बताएं, अभी अभी हमने 2 ब्यूटीन का एग्जांपल लिया था। 2 ब्यूटीन के 2 आइसोमर थे, याद है, इस तरह से, एक सिस वाला था और दूसरा कौन सा था, ट्रांस वाला। तो ट्रांस वाले में क्या करना है, CH3 और CH3 को अपोजिट करना है। तो ये कौन सा है, ट्रांस, ये कौन सा है, ये है आपका सिस। क्लियर है। बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। वैसे तो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या करेंगे, कम विद्युत वाले से अधिक विद्युत वाले की तरफ डायरेक्शन लेंगे। ये sp3 हाइब्रिड है, इसकी विद्युत कम होगी, ये sp2 है, इसकी विद्युत अधिक होगी। डायरेक्शन क्या आएगा, लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ। चूंकि नेट डायरेक्शन एक ही है इसलिए म्यू बढ़ेगा। यहाँ देखूंगा तो CH3 से C की तरफ, CH3 से C की तरफ, चूंकि नेट डायरेक्शन आप निकालेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। अब चूंकि सेम टाइप के बॉन्ड हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे, तो म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आपको तो पता है किसका अधिक है, म्यू सिस का अधिक है और ट्रांस का कम है। तो जिसका म्यू ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ध्यान रखोगे।
किसका? सिस का, क्योंकि म्यू ज़्यादा है। म्यू ज़्यादा होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि म्यू अधिक होने का मतलब चार्ज सेपरेशन अधिक होगा। पॉजिटिव पर पॉजिटिव अधिक होगा, नेगेटिव पर नेगेटिव अधिक होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अगर बढ़ेंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस केस में सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ट्रांस का कम है, ठीक। लेकिन उल्टा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? मान लो किसी केस में ट्रांस का म्यू ज़्यादा आ गया और सिस का म्यू कम आ गया, तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल वही वाला ले लेते हैं जैसे अभी हमने लिया था 1 क्लोरोप्रोपीन लिया था। अब 1 क्लोरोप्रोपीन में क्या होगा? इसके भी 2 आइसोमर होंगे। 1 क्लोरोप्रोपीन होगा तो यही ना, यही तो होगा। यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा H। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2। कौन कौन से? सिस और ट्रांस। बना के बताओ जरा कौन सिस है कौन ट्रांस है। तो देखो, सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बनाएं। इस कार्बन से H और Cl जुड़े हुए हैं, एक तरफ H और एक तरफ Cl जोड़ दें। इस कार्बन से H और CH3, तो एक तरफ H और एक तरफ CH3। सेम ग्रुप सेम साइड जा रहे हैं, ये सिस होने वाला है, सही है। ट्रांस करने के लिए क्या करो? H और H को अपोजिट ले जाओ, मतलब C, इधर H है तो दूसरा H इधर ले आओ, अपोजिट चले गए, बाकी सब कुछ तो जोड़ ही दोगे, Cl और CH3, सही है। ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। म्यू तो अभी अभी कंपेयर ही किया था हमने, ट्रांस का ज़्यादा होता है और सिस का कम होता है। एक बार फिर कर लो कंपेयर। Cl की विद्युत दृढ़ता ज़्यादा है और कार्बन की कम है। डायरेक्शन क्या होगा? कम विद्युत दृढ़ता वाले एटम से अधिक वाले की तरफ, सही है। यह CH3 है, ये sp3 हाइब्रिड है और ये sp2 है। किसकी विद्युत दृढ़ता ज़्यादा होगी? sp2 वाले की। sp3 वाले की कम। डायरेक्शन क्या है? कम विद्युत दृढ़ता वाले से अधिक की तरफ। इसका मतलब एक बॉन्ड के लिए डायरेक्शन इधर है तो दूसरे बॉन्ड के लिए इधर है, अपोजिट जा रहे हैं। म्यू बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड अलग अलग है। इसका, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अलग है, इसका अलग है, दोनों अपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट तो करेंगे मगर प्रॉपरली कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कम कर देंगे तो म्यू कम हो जाएगा। यहाँ देखो डायरेक्शन क्या होगा? ये Cl अधिक वाला है और C कम वाला, तो C से Cl की तरफ। यहाँ क्या होगा? CH3 कम वाला है और C अधिक वाला, तो ये डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम है तो म्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मैं आपसे पूछूं किसका म्यू अधिक है, सिस का या ट्रांस का? तो आप बोलेंगे इस बार ट्रांस का अधिक है। और जिसका म्यू अधिक होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है, तो इस बार सिस के कंपेयर में ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कमेंट करने से पहले आप डाइपोल मोमेंट देख लें, जिसका डाइपोल मोमेंट आपको ज़्यादा नजर आ जाए उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी इन जनरली ज़्यादा होगा। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। किसको डिस्कस करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट में MP बोलते हैं, हिंदी में गलनांक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गलनांक का डाइपोल मोमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। गलनांक के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि गलनांक जो होता है वो ट्रांस का सिस से नॉर्मली ज़्यादा ही रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का अधिक होता है और सिस का कम होता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण होता है कि ट्रांस के अंदर बहुत अच्छी क्लोज पैकिंग होती है, गुड क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग तो समझते हैं, संकुलन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा होने से मतलब क्या है? देखो अगर मैंने ऐसे लिखा है किसी कंपाउंड को तो बताओ ये सिस है या ट्रांस है? मैंने पहले ही कहा था सेम साइड है, सिस होगा। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या है? अपोजिट चले गए तो ये क्या होगा? ट्रांस होगा, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि जब सिस वाले आइसोमर अरेंज होते हैं ना, इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से, ठीक है। और जब ट्रांस वाले अरेंज होते हैं तो वो इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है। क्या लगता है यहाँ इनको अरेंज होने में कम स्पेस लगा? कम स्पेस लगने के साथ साथ ये एक दूसरे के ज़्यादा पास पास रहे, जबकि यहाँ इनको अरेंज होने में अधिक स्पेस लगा। अधिक स्पेस के साथ साथ ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहे हैं, ठीक। कम जगह में अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल आते हैं तो अच्छी पैकिंग मानी जाती है, तो कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल एडजस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छी पैकिंग है। जबकि ये पैकिंग अच्छी तो है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि ये। अगर क्लोज पैकिंग अच्छी होती है तो क्रिस्टल जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है, और अगर किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है।
मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई क्रिस्टल मेल्ट होता है। मेल्ट होने से पहले क्रिस्टल को टूटना पड़ेगा, ठीक है। अब क्रिस्टल जितना स्टेबल है उसको टूटने में उतना ही वक्त लगेगा, वो उतना ही मुश्किल से टूटेगा। तो अगर किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, कारण उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हायर एनर्जी की नीड होगी। तो अधिक टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होती है उसके लिए भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है पैकिंग का। अगर किसी क्रिस्टल में पैकिंग बहुत अच्छी है तो उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में बड़ी बड़ी बॉल्स भर दो, ठीक है। बॉल्स जब भर देंगे तो कमरा भर जाएगा, लेकिन अगर एक भी दीवार मान लो जरा सा टूट गई तो सारी बॉल्स लुढ़कना स्टार्ट कर देंगी और सारी बॉल्स बाहर आने लग जाएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? एक दीवार को तोड़ दो, अपने आप निकल आएंगी सारी बॉल। इसका मतलब जो व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई, ठीक। अब उसी कमरे में आप ईंटें भर दो, ठीक, पूरा भर दिया कमरा, फिर एक दीवार को आप तोड़ दो, तो क्या ईंटें सारी फिसल कर बाहर आ जाएंगी? क्या नहीं आएंगी ना। इसका मतलब ईंटों वाले केस में पैकिंग अच्छी है, क्रिस्टल काफ़ी स्टेबल है, एक दीवार के टूटने के बाद भी अरेंजमेंट बना हुआ है, वो स्टेबल क्रिस्टल है। जबकि जिसमें बॉल भरी है उसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है, कारण जब बॉलों को आपने रखा है तो बॉलों के बीच में खाली जगह आ गई है। आई है कि नहीं आई? बहुत सारी खाली जगह आई है, तो वैकेंट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्लोज पैकिंग भी नहीं है, दूसरी बात स्टेबिलिटी भी नहीं है। क्यों? जरा सी दीवार आपने हटाई, सारी बॉल्स लुढ़क करके नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो पैकिंग से मतलब यही होता है कि अगर पैकिंग अच्छी होगी ना तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? और पैकिंग कब अच्छी होती है? ट्रांस के केस में पैकिंग जो है आपको अच्छी दिखाई देती है, सिस के केस में कम। कैसे? ट्रांस के केस में कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाते हैं पास, और सिस के केस में इस तरह से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अगर वो बात भी मैं आपको बताऊं तो देखो जरा, जो सिस होता है ना, जैसे मैं एक सिस फॉर्म लिख देता हूँ, ये सिस है क्योंकि दोनों CH3 में सेम साइड रख रहा हूँ, H और H, बोला है कि नहीं है? और ये वाली फॉर्म कौन सी है? CH3 को अपोजिट कर देता हूँ, सही है। ये वाली फॉर्म है ट्रांस, और ये कौन सी फॉर्म है? सिस है। सिस फॉर्म में क्या होता है? सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं कि नहीं आते? सेम ग्रुप सेम साइड आते हैं, तो इनके बीच जो रिपल्सन होता है ना भाई, समान ग्रुपों में तो रिपल्सन होगा, वो बढ़ जाता है क्योंकि ये ग्रुप एक दूसरे के नजदीक हैं। जबकि ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट चले जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इनके बीच लगने वाला जो रिपल्सन होता है ना वो कम हो जाता है। रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाया करती है, रिपल्सन ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी घट जाया करती है। बोलो बात सही है कि नहीं है? इसका मतलब तो ये है, सिस जो है ना उसमें अंतर आणविक प्रतिकर्षण या कहें इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्सन जो होता है वो ज़्यादा होता है। रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि ट्रांस में अंतर आणविक रिपल्सन कम होता है क्योंकि सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच का प्रतिकर्षण कम होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्सन कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इन जनरली ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी इससे क्या होती है? ज़्यादा। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है तो अच्छी पैकिंग करती है, अच्छी पैकिंग करती है तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है, बहुत अच्छी पैकिंग भी नहीं होती तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये तो आप याद रखेंगे कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली ज़्यादा होगा और सिस का कम होगा, कारण ट्रांस के अंदर पैकिंग बहुत अच्छी है। इस तरह से स्टेबिलिटी भी ट्रांस वाले की ज़्यादा होती है, रिपल्सन कम होता है। सिस के अंदर पैकिंग अच्छी नहीं होती, स्टेबिलिटी भी कम होती है, कारण रिपल्सन अधिक होता है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिस फॉर्म के कंपेयर में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये बात तो कन्फर्म है ना कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिस के कंपेयर में ट्रांस का अधिक होता है। जैसे मैं आपको बात बताऊँ, दो आइसोमर होते हैं, एक मैलिक एसिड होता है, पिछली क्लासेज में आया है, और एक फ्यूमेरिक एसिड होता है। याद है या नहीं है? मैलिक एसिड जो होता है वो सिस वाली फॉर्म होती है और फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो ट्रांस वाली फॉर्म होती है। तो सिस वाली फॉर्म होती है तो इस तरह की फॉर्म होती है, COOH COOH, ये H और ये H। ट्रांस वाली फॉर्म होती है इस तरह की होती है, COOH अपोजिट चले जाएंगे, H अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। ये सिस है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग 130 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, 287 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आप खुद ही देख लें,
ये सिस है और ये ट्रांस है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? ट्रांस का ज़्यादा होता है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक कंपाउंड होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसके भी दो आइसोमर होते हैं। दो आइसोमर कैसे होंगे? C इस पर H और COOH, एक तरफ H और एक तरफ COOH, सही है। इस पर भी H और C6H5, HH सेम साइड है, सिस बोलेंगे। इसका ट्रांस क्या होगा? ट्रांस में क्या होगा? H ये इधर है तो इस वाले H को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, इधर आ गया H, इधर आ गया ये H, अपोजिट ले जाओ, ये हो गया आपका ट्रांस। ठीक है, जो ट्रांस होता है इसे सिनेमिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड। और जो सिस वाली फॉर्म होती है इसको एलोसिनेमिक एसिड बोलते हैं। एलोसिनेमिक एसिड। तो दो हो गए, एक एलोसिनेमिक एसिड और दूसरा सिनेमिक एसिड। आपको तो पता है कि किसका डाइपोल मोमेंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ट्रांस वाले का। ट्रांस कौन है? सिनेमिक एसिड। तो इसका मतलब एलोसिनेमिक एसिड तो क्या है? सिस है, सिस वाली फॉर्म है। और सिनेमिक एसिड क्या है? सिनेमिक एसिड जो है वो ट्रांस है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट किसका अधिक होता है? ट्रांस का। इसका मतलब सिनेमिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट एलोसिनेमिक से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की बात करते हैं तो मैलाइक एसिड जो है वो सिस वाला है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस वाला है। तो ट्रांस वाले का अधिक है, सिस वाले का कम है, मतलब फ्यूमेरिक का ज़्यादा है और मैलाइक का कम है। ऐसे ही एक ये कंपाउंड होता है, इसकी दो फॉर्म होती है, एक सिस वाली फॉर्म बनती है और दूसरी ट्रांस। ट्रांस वाली फॉर्म को सिनेमिक बोलते हैं, सिस वाली फॉर्म को एलोसिनेमिक बोलते हैं। चूँकि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसलिए सिनेमिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट एलोसिनेमिक एसिड से यानी सिस से ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना कि सिस का निर्जलीकरण जो है ना वो ट्रांस के कंपेयर में आसानी से होता है। ठीक, वो क्यों? जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, 2 COOH और H, सिस है ना, सिस है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैलाइक एसिड। और इसका जो ट्रांस बनता है उसका नाम क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। तो वो ट्रांस बना देते हैं डबल, इधर क्या आ जाएगा? COOH और ये H, ये ट्रांस है, नाम क्या होगा? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान देना, ये सिस वाला है ना, जब आप इसको गर्म करोगे इस वाले को, तो मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर लिखता हूँ। पूरी स्ट्रक्चर ऐसे, COOH की स्ट्रक्चर क्या होती है? C डबल बॉन्ड OH ये होती है। यहाँ C है, फिर इधर कौन है? H, इधर है COOH, तो C डबल बॉन्ड OH। आप जब इसको हीट करेंगे ना, तो जरा सा हीट करेंगे, मतलब जरा से मतलब थोड़ा हीट करेंगे, तो ये यहाँ से इजीली वाटर निकाल देगा। लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको हीट कर दें तो ये वाटर निकाल देगा। जैसे यहाँ से वाटर जाएगा ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। देखो जरा ध्यान देना, डबल बॉन्ड, इधर रहेगा H, सही है, फिर इससे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर वाले से भी C डबल बॉन्ड O। यहाँ से जब वाटर चला जाएगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस तरह का ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये है मैलाइक एसिड। और जब इसको गर्म कर दें तो वाटर निकलने के बाद बनेगा इसका एनहाइड्राइड, जिसका नाम होगा मैलाइक एनहाइड्राइड। ये बन गया। क्यों बन गया? उसका कारण समझिएगा कि जैसे आपने इसको गर्म किया, इसने यहाँ से वाटर निकाल दिया तो ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गई और इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई, जिसको मैलाइक एनहाइड्राइड कहते हैं। ध्यान रहे ये एक सिस फॉर्म है, सिस ही तो है, HH सेम साइड, COOH सेम साइड। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्यूमेरिक एसिड की, तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होता है। तो देखो इसको बनाता हूँ मैं, ट्रांस होने का मतलब यही तो है,
इधर H, इधर क्या होगा COOH, तो ऐसे, इधर COOH है तो ऐसे, है ना। अब जब आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर निकलना चाहिए, लेकिन वाटर तो तब निकलेगा ना जब ये ग्रुप एक ही तरफ होंगे, सेम साइड होंगे। देखो यहाँ तो दोनों COOH, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम साइड है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H इजीली मिल गए और निकल गए। लेकिन यहाँ का OH और यहाँ का OH तो जस्ट अपोजिट चले गए, तो इन दोनों से मिलकर के वाटर इस तरह से नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों कहाँ है, अपोजिट है। दोनों जब सेम साइड होते हैं, जैसे यहाँ सेम साइड है ना, ये OH इधर और ये OH इधर, बोले है कि नहीं है सेम साइड है, इसलिए यहाँ से H मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया, OH मिल गया, और मिल करके वाटर बन गया और वो वाटर बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ तो दोनों कहाँ है, अपोजिट है, बोला है कि नहीं है, इसलिए जब आप इसको गर्म करोगे तो नॉर्मली यहाँ से वाटर निकलने वाला नहीं है। ठीक, जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपको ये काफ़ी गर्म करना पड़ता है, लगभग 270 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। जब आप इसको 270 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो भी इस तरह से तो वाटर नहीं निकल सकता, लेकिन उस केस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है तो ये सिंगल हो जाता है, और सिंगल होते ही रोटेशन हो जाता है, और रोटेशन होता है तो ये वाला COOH इधर आ जाता है और ये H इधर आ जाता है। अब तो दोनों COOH सेम साइड आ गए, और जैसे ही COOH सेम साइड आएंगे इस तरह से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। लेकिन बना कितने टेम्परेचर पर, 270 पर, ठीक है, और यहाँ कितने पे बन गया, 140 पर। तो बताओ कहाँ आसानी से निर्जलीकरण हुआ, इस वाली फॉर्म में। ये फॉर्म कौन सी है, सिस है, तो सिस का निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ट्रांस के कंपेयर में आसानी से होगा, कारण सिस में ग्रुप सेम साइड होते हैं, और जब वो सेम साइड होते हैं ना तो आसानी से वाटर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, आसानी से जो है वो वाटर यहाँ से बाहर निकल सकता है। एक बार फिर समझ लें, ये सिस है, मैलिक एसिड कहलाता है। सिस वाली फॉर्म में दोनों COOH सेम साइड है, इसलिए जब आप इसको हल्का सा भी गर्म करोगे 140 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ OH और यहाँ OH दोनों एक ही तरफ है, आसानी से दोनों मिल करके क्या निकाल देंगे, वाटर निकाल देंगे। ऐसे यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। आसानी से क्यों निकल रहा है, क्योंकि दोनों OH सेम साइड है, क्योंकि सिस फॉर्म है ना। जैसे ही वाटर जाएगा ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा जिसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसका OH इधर है और इसका OH इधर है, तो इन दोनों के मिलकर के इस तरह से वाटर निकालने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इसलिए यहाँ से वाटर नॉर्मली नहीं निकलेगा। जब आप इसको गर्म करेंगे तो लगभग 270 डिग्री सेल्सियस पर जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड के ब्रेक होते ही ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड होगा रोटेशन होने लगेगा, और रोटेशन होगा तो ये फ्लिप कर जाएगा, फ्लिप कर जाएगा तो ये OH इधर आ जाएगा और ये H इधर चला जाएगा। जब ये OH घूम करके ऐसे घूमेगा ना, घूम जाएगा, तो जब ये OH घूम करके इधर आएगा तो दोनों OH सेम साइड आ जाएंगे, फिर इस तरह से वाटर निकल जाएगा। लेकिन ये होगा कब, 270 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, उस समय ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल हो जाएगा, सिंगल होते ही ये रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन होते ही दोनों OH सेम साइड आ जाएंगे, वाटर निकल जाएगा और यही बन जाएगा। लेकिन होगा कब, 270 पर, और ये कब, 140 पर। तो किसका आसानी से हुआ, कम टेम्परेचर पर हो रहा है, आसान है। अधिक टेम्परेचर पर होगा, मुश्किल है। अधिक क्यों, क्योंकि पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर रोटेशन होगा, फिर OH सेम साइड आएंगे, फिर इस तरह से वाटर निकलेगा, तब जाके एनहाइड्राइड बनेगा। क्लियर, तो याद रखना कि सिस का डिहाइड्रेशन आसान होता है और ट्रांस का मुश्किल होता है। क्लियर, देखो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की है डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट के बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस का, बट एक्सेप्शन खूब सारे हैं, यानी ट्रांस का कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और सिस का कम हो जाता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, दूसरी हमने डिस्कस की थी डाइपोल मूवमेंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने कहा था कि जिसका म्यू अधिक हो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अगर आपको दिखता है कि सिस का म्यू अधिक है तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट अधिक कर देना, सही है। और अगर आपको लगता है कि ट्रांस का म्यू अधिक है तो भैया ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट अधिक कर देना। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है मेल्टिंग पॉइंट। इसमें आप हमेशा याद रखेंगे कि ये नॉर्मली ट्रांस का ही अधिक होगा, सिस का कम होगा, कारण ट्रांस में इस तरह की पोजीशन होती है। सेम ग्रुप कहाँ होते हैं, अपोजिट होने की वजह से रिपल्सन कम होता है। मान लो यहाँ CH3 है
और यहाँ क्या है CH3, दोनों कहाँ है अपोजिट, ट्रांस है, रिपल्सन कम है दोनों में, रिपल्सन कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि सिस के केस में क्या होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, तो ये CH3 और ये CH3 सेम साइड है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो ट्रांस वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय सिस की तुलना में। दूसरी बात, ट्रांस की पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है बजाय सिस की तुलना में, ध्यान रखोगे इस बात को। और लास्ट फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमने देखी है अभी डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में याद रखना है कि नॉर्मली सिस वाली फॉर्म का डिहाइड्रेशन ट्रांस से अधिक होता है। कारण, क्योंकि सिस वाली फॉर्म में ग्रुप सेम साइड होते हैं, इसलिए इजीली वाटर निकल जाता है, ध्यान रखोगे। यानी आपसे कहूँ कि मैलिक एसिड सिस है, इजीली डिहाइड्रेशन होता है 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही, 140 के आसपास हो जाता है कि नहीं हो जाता। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होता है, COOH अपोजिट चले जाते हैं, इसलिए आसानी से डिहाइड्रेशन नहीं होता, लगभग 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही डिहाइड्रेशन हो पाता है। क्लियर है? और वो भी कब, जब डबल बॉन्ड टूटता है और टूट करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, रोटेशन होता है, रोटेशन होने से दोनों COOH सेम साइड आते हैं, तब जाके वाटर निकलता है। क्लियर?